तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बीटी साइंस वाला में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके ग्रुप डी के एग्जाम में या एचएसएससी का कोई भी एग्जाम हो या आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिना देरी करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश की गति न्यूनतम होती है, यानी कि प्रकाश अगर किसी माध्यम से गुजरेगा तो उसकी गति सबसे कम कहां होगी। पहला ऑप्शन है आपका वायु में गुजरने पर, दूसरा ऑप्शन है आपका जल में गुजरने पर, तीसरा ऑप्शन है आपका कांच में गुजरने पर और डी ऑप्शन है आपका निर्वात में गुजरने पर। सबसे पहले बात करेंगे वायु की। तो अगर हम बात करते हैं वायु की और जल की, तो ये आपके दोनों ही ऑप्शन इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि आपने याद रखना है कि प्रकाश की गति सबसे अधिक पाई जाती है निर्वात में। किसमें? निर्वात में। अब ये निर्वात क्या होता है? निर्वात होता है आपका एयरलेस स्पेस, इनकी वो जगह जहां पे वायु ना हो, बिल्कुल खाली जगह। तो निर्वात में क्या होती है आपकी सबसे ज्यादा प्रकाश की गति होती है। और प्रकाश की गति सबसे कम कहां होती है? प्रकाश की गति सबसे कम, तो प्रकाश की गति सबसे कम होती है ठोस के अंदर। ठोस के अंदर, ठोस क्या होते हैं आपके, क्योंकि ठोस क्या होते हैं, सघन होते हैं और ठोस के कणों के बीच में कोई खाली जगह नहीं होती। तो ये सघन होने के कारण प्रकाश इनके अंदर से नहीं गुजर सकता, इसलिए प्रकाश की गति सबसे कम होती है ठोस में और सबसे ज्यादा होती है आपकी निर्वात में। तो अगर बात करें हम, वायु आपका ठोस नहीं होता, ना ही जल आपका ठोस है और ना ही आपका निर्वात, क्योंकि निर्वात आपका क्या है, इसमें आपकी गति सबसे अधिक होगी। तो जो कांच होता है, कांच क्या होता है आपका, ठोस होता है। तो इसका आंसर आएगा आपका कांच में, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। तो यहां आपके एक क्वेश्चन बनता है, प्रकाश की गति सबसे अधिक कहां होती है? निर्वात में। और दूसरा क्वेश्चन बनता है, प्रकाश की गति सबसे कम कहां होती है? ठोस में। तो आपके यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर सेकंड क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय अक्षेत्र मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, चुंबकीय अक्षेत्र मापा जाता है। तो इसके चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है पायरोमीटर, पायरोमीटर। दूसरा है आपका हाइड्रोमीटर, और तीसरा है आपका थर्मोमीटर, और आपका डी ऑप्शन है फ्लेक्सोमीटर। फ्लेक्सोमीटर, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। पहले मैं बता देता हूं चुंबकीय अक्षेत्र होता क्या है। चुंबकीय अक्षेत्र वो होता है कि एक चुंबक द्वारा पैदा किया गया एक अक्षेत्र, इनकी जहां तक चुंबक अपना प्रभाव दिखा सकती है उसको बोलते हैं चुंबकीय अक्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, पायरोमीटर, हाइड्रोमीटर, थर्मोमीटर और फ्लेक्सोमीटर। सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मोमीटर की। थर्मोमीटर आपको पता है, थर्मोमीटर डॉक्टर यूज करता है हमारे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, टेम्परेचर को मापने के लिए। तो थर्मोमीटर तो इसका आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद हम बात करेंगे हाइड्रोमीटर।
आपने याद रखना है, जहां भी हाइड्रो शब्द आ जाए, जहां भी क्या आ जाए आपका हाइड्रो शब्द, तो वो कहीं ना कहीं आपका पानी से संबंधित है। किससे संबंधित है? पानी से संबंधित है। तो हाइड्रोमीटर होता है आपका द्रव के घनत्व को मापने के लिए, द्रव के घनत्व को मापने के लिए। इसके बाद तो इसका मतलब आपका ये भी नहीं आएगा, हाइड्रोमीटर भी नहीं आएगा, क्योंकि हाइड्रोमीटर आपका कहां होता है? द्रव के केस में, इनकी लिक्विड के केस में। पायरोमीटर, पायरोमीटर को भी हम मापते हैं तापमान को मापने के लिए, लेकिन तापमान कौन सा? उच्च तापमान। उच्च तापमान मतलब जो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जैसे आपका किसी भट्ठी का तापमान। तो उच्च तापमान को मापने के लिए हम किसको यूज करते हैं? पायरोमीटर को। तो इसका आपका ये आंसर भी नहीं आएगा। तो इसका आंसर आएगा आपका फ्लेक्सोमीटर। क्या आएगा? फ्लेक्सोमीटर। कई बार आपको यहां कंपास भी दे दिया जाता है। कंपास, कंपास को हम यूज करते हैं दिशा को मापने के लिए। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि उस डिवाइस का नाम बताओ, उस यंत्र का नाम बताओ जिससे हम दिशा को माप सकते हैं, वो है आपका कंपास। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए कौन सी इकाई का उपयोग करते हैं? इकाई मतलब जैसे आप वजन को मापेंगे, हम वेट को मापते हैं किलोग्राम में, दूरी को मापते हैं मीटर में, तो ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र को किसमें मापते हैं? टेस्ला। किसमें मापेंगे? टेस्ला। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब मैंने यहां पे आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। पहला तो है चुंबकीय क्षेत्र को किस यंत्र से मापते हैं, वो है आपका फ्लेक्सोमीटर। दूसरा है आपका दिशा को मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग करते हैं? कंपास। इकाई क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है? टेस्ला। और आपका पायरोमीटर क्या होता है? उच्च तापमान को मापने के लिए। और हाइड्रोमीटर पानी के घनत्व को मापने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है वो है किस यंत्र का काम डायनमो के कार्य का उल्टा होता है? किस यंत्र का काम डायनमो के कार्य का उल्टा होता है? यानी कि डायनमो होता क्या है? इनकी डायनमो आपका एक तरह का जनरेटर ही होता है। क्या होता है? जनरेटर। ये क्या करता है? ये विद्युत धारा को डायनमो आपका डायनमो आपका एक तरह का जनरेटर ही होता है और ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो को हम जनरेटर की फॉर्म में यूज करते हैं और ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। तो अगर हम बात करें इसके ऑप्शन की, ट्रांसफार्मर इसका ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर क्या होता है आपका एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है। रेफ्रिजरेटर भी इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर आपको पता है हमारे घर में होता है, ये पानी को आइस में बदलता है। और इसका आंसर जनरेटर भी नहीं आएगा, क्योंकि जनरेटर और डायनमो आपका एक ही चीज है। जनरेटर का काम भी यही होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करना। अब बात बचती है विद्युत मोटर की। तो मोटर क्या होती है? विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। सपोज करो हमारे पास कोई पानी वाली मोटर है, तो हम उसमें जैसे ही पानी वाली मोटर में बिना चलाए तो वो आपकी क्या होगी? पानी को आगे नहीं पास करती। लेकिन जैसे हम उसमें क्या देते हैं? विद्युत ऊर्जा देते हैं, उसमें करंट देते हैं, तो वो आपका क्या होती है? काम करना शुरू कर देती है। इनकी वो विद्युत ऊर्जा किसमें बदल चुकी है? आपकी
यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया, वाष्प बनाने की प्रक्रिया, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया। हमने इस प्रक्रिया का नाम बताना है। ऑप्शन है आपके, पहला है वाष्पीकरण, दूसरा है आपका पिघलना, तीसरा है आपका हिमीकरण और चौथा है आपका उद्रवपातन। उद्रवपातन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाष्पीकरण की। वाष्पीकरण क्या होता है कि जब पानी किसमें बदल जाता है, वाष्प में। पानी किसमें बदलता है, वाष्प में। तो कपूर आपका ठोस होता है, लेकिन यहां पे क्या बोला गया है, पानी किसमें बदलेगा, वाष्प में। तो वाष्पीकरण इसका आंसर नहीं आएगा। इसके बाद आता है पिघलना। पिघलना मतलब किसी चीज का मेल्ट हो जाना। जैसे आपका बर्फ है, आइस है, आइस किसमें बदल गया, आपका पानी में बदल गया, तो ये आपका आंसर नहीं आएगा। हिमीकरण होता है जमना। जमना यानी कि किसी चीज का, जैसे आपके पास पानी को हमने किस में बदल दिया, बर्फ में बदल दिया, तो इसका ये आंसर भी नहीं आता। तो जब भी हम क्या करते हैं, ठोस को वाष्प कपूर में बदलते हैं, कपूर वाष्प में बदलते हैं, तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, यानी कि सब्लिमेशन। और ये केमिस्ट्री का आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऊर्ध्वपातन या फिर आपका सब्लिमेशन। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन है आपके, ए है हाइड्रोजन, बी है आपका हीलियम, सी है आपका नाइट्रोजन और डी है आपका ऑक्सीजन। तो जब भी आपका ये क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा मिलता है, तो इसका आपका आंसर आता है हाइड्रोजन। अगर हम बात करते हैं गैस की, तो वैसे तो आपका नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है। नाइट्रोजन आपका 78% पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन अगर बात करें, ये आपका जुड़ी हुई अवस्था में मिलता है, स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन नहीं मिलता। तो इसका ऑप्शन आएगा आपका हाइड्रोजन। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है आपका, परमाणु बम आधारित है। ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी है नाभिकीय संलयन, और ऑप्शन सी है दोनों पर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो अब बात करेंगे हम क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपका परमाणु बम आधारित है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आ भी सकता है। परमाणु बम या हाइड्रोजन बम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। परमाणु बम आपका कौन सी प्रोसेस के ऊपर आधारित है? तो अगर हम बात करेंगे परमाणु बम की, तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के ऊपर आधारित है। नाभिकीय विखंडन मतलब इसमें क्या होता है, आपका एक एटम बहुत सारे छोटे छोटे एटम में क्या होता है, टूट जाता है। इसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। तो अगर आपका पेपर में क्वेश्चन आता है कि परमाणु बम आधारित है, तो आप लिखोगे नाभिकीय विखंडन। इसमें क्या होगा, आपके जो आपका परमाणु है वो टूटेगा। अगर इसी में आपका क्वेश्चन आ जाता है तो इसका आंसर है आपका ए। इसी में आपका क्वेश्चन आ जाता है हाइड्रोजन बम आधारित है, हाइड्रोजन बम आधारित है, तो इसका आप आंसर लिखोगे नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे एटम मिलकर क्या करते हैं, एक बड़े एटम का निर्माण करते हैं, यानी कि एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं। तो इसको बोलते हैं आपका नाभिकीय संलयन। तो आपने याद रखना है परमाणु और हाइड्रोजन, परमाणु में आपका नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन में नाभिकीय संलयन। तो सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। क्वेश्चन है सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं, यानी कि जो आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो एक सेमीकंडक्टर का काम करते हैं। किसका? सेमीकंडक्टर, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। उसको बोलते हैं अर्धचालक, यानी कि सेमी कंडक्टर। तो इसके ऑप्शन है आपके, फर्स्ट है एक संयोजी, बी है त्रिसंयोजी, और डी है, सी है पंच संयोजी, और आपका डी है चतुर्थ संयोजी, चतुर्थ संयोजी। तो मैं आपको बता दूं यहां पे जो संयोजी वर्ड है वो किसके लिए लिया गया है, जो संयोजी वर्ड है वो संयोजकता के लिए लिया गया है, संयोजकता। तो अगर हम बात करते हैं सिलिकॉन की और तथा जर्मेनियम की, तो ये दोनों एक ही आपके जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एक ही समूह में आते हैं और दोनों की संयोजकता 4 होती है। जैसे मैं एग्जांपल लूंगा यहाँ पे सिलिकॉन का, सिलिकॉन आपका होता है एटॉमिक, इसका परमाणु क्रमांक होता है 14। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनों को बांटते हैं तो कुछ इस तरह से बांटेंगे, पहले कक्ष में 2, अगले कक्ष में 8 और लास्ट कक्ष में 4। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका मतलब इसकी संयोजकता आपकी क्या है, 4 है। तो जिसकी वजह से किसका काम करता है, एक अर्धचालक का काम करता है। तो इसका आंसर आएगा आपका चतुर्थ संयोजी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो साथियों इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन में आपके कई क्वेश्चन आएंगे। तो आपका क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है जे टॉमसन, जे टॉमसन। ऑप्शन बी है आपका चैडविक, इनका पूरा नाम है जेम्स चैडविक। और सी है आपका एंडरसन, एंडरसन, कार्ल्स एंडरसन। इसके बाद है आपका रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका,
इन सभी ने किसी ना किसी चीज की खोज की थी। तो कोई जरूरी नहीं कि आपसे पॉजिट्रॉन पूछा जाए, आपसे इनकी खोज के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो मैं यहां आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। ये ट्रिक है आपकी, ईंट पर नाचो। ईंट पर नाचो, ईंट के ऊपर नाचना है। तो ई जो शब्द है आपका, ये इलेक्ट्रॉन को लिखता है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आपने सुना है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, इनका आंसर साथ में ही है ईंट। ई से इलेक्ट्रॉन, टे से टॉमसन। टे से टॉमसन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने की थी। ईंट पर नाचो, पै से प्रोटॉन। पै से प्रोटॉन, और प्रोटॉन की खोज करी थी रदरफोर्ड। किसने करी थी? रदरफोर्ड। इसके बाद आता है आपका न्यूट्रॉन। न से न्यूट्रॉन, न से न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज करी थी चैडविक। किसने की थी? चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। तो अब आपने याद रखना है, ईंट पर नाचो। ईंट पर नाचो कहते ही आपको तीनों की याद आ जाएगा, तीनों का नाम आसानी से याद आ जाएगा। तो अब बात करते हैं पॉजिट्रॉन की। तो जे टॉमसन ने किसकी खोज की थी? टॉमसन ने खोज की थी इलेक्ट्रॉन की, तो ये आपका आंसर नहीं है। चैडविक ने खोज की थी न्यूट्रॉन की, ये भी आपका आंसर नहीं है। रदरफोर्ड ने खोज की थी प्रोटॉन की, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। तो यहां आपका राइट आंसर है कार्ल्स एंडरसन ने इसकी खोज की थी। कार्ल्स एंडरसन, सॉरी एंडरसन आएगा आपका यहाँ पे। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, एंडरसन। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और मैं आपको इस तरह से हेल्पफुल वीडियो आपके लिए बनाता रहूं और आप मेरी वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।